आज के युग की सबसे मशहूर और बड़ी यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचिए, जैसे हार्वर्ड हो गई या ऑक्सफोर्ड। बिल्कुल, बड़े बड़े शानदार कैंपस, हर तरह स्टूडेंट्स, और वो भी दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हुए। हाँ, और बहुत ही मुश्किल एडमिशन प्रोसेस भी। मतलब वहां पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। सही कहा। आज के समय में हायर एजुकेशन का यही मॉडल सबसे बेहतरीन माना जाता है। लेकिन आज हम इस चर्चा में समय में थोड़ा पीछे जा रहे हैं। थोड़ा नहीं, करीब 1500 साल पीछे, 5वीं शताब्दी के भारत में। हाँ, और हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे महान और प्राचीन शिक्षा के केंद्र की, नालंदा विश्वविद्यालय, जो आज के बिहार में स्थित था। एक ऐसी जगह जिसने सदियों तक पूरे एशिया को शिक्षा का रास्ता दिखाया। बिल्कुल। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये इमारत कैसी थी। हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जैसे चीन और तिब्बत से आई यात्रियों के लेख, हम उनके जरिए समझेंगे कि नालंदा ने पूरे एशिया के छात्रों को अपनी ओर कैसे खींचा। हाँ, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा था और कैसे उस ज्ञान के इतने बड़े भंडार का एक बहुत ही दुखद अंत हुआ। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब अगर मैं आज के एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं, बिल्कुल, तो वो बहुत मुश्किल होते हैं। हाँ, बहुत कंपटीशन है आज। लेकिन नालंदा के नियम और वहाँ की पढ़ाई का जो स्तर था, वो आज से सदियों पहले ही किसी भी मॉडर्न यूनिवर्सिटी को टक्कर दे रहा था। बिल्कुल। और देखिए, हमें ये समझना होगा कि नालंदा सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी। तो फिर क्या थी? वो ज्ञान और संस्कृति के आदान प्रदान का एक ग्लोबल सिंबल थी। एक ऐसी जगह जिसने मानव सोच को एक नई दिशा दी। तो इसकी नींव के बारे में बात करते हैं। मतलब आखिर शुरू कैसे हुआ और इसे किसने बनाया? इसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई थी। ये गुप्त साम्राज्य का दौर था, और हमारे जो ऐतिहासिक स्रोत है वो बताते हैं कि सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। कुमार गुप्त प्रथम? हाँ। लेकिन उनका मकसद क्या था? मतलब सिर्फ एक स्कूल खोलना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका दृष्टिकोण बहुत दूरदर्शी था। उनका मकसद सिर्फ एक स्थानीय आश्रम बनाना नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत में शिक्षा, बौद्ध धर्म और हायर लर्निंग को बढ़ावा देना था। अच्छा, तो वो एक बड़ा केंद्र बनाना चाहते थे। हाँ, एक ऐसा चुंबक जो ज्ञान और बौद्धिक विकास को धर्म और सीमाओं से ऊपर रखे। वो एक ऐसा सेंटर बनाना चाहते थे जो पूरे एशिया के विद्वानों को आकर्षित करे। और वो आकर्षण सच में बहुत शक्तिशाली था। मतलब स्रोत बताते हैं कि वहाँ चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों से हजारों छात्र पढ़ने आते थे। बिल्कुल, दुनिया भर से। मैं तो सोचकर ही हैरान रह जाता हूँ। इसे हम प्राचीन काल का सबसे बेहतरीन स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम कह सकते हैं ना? हाँ, ये दुनिया का पहला स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम ही तो था। मतलब सोचिए जरा, उस समय कोई हवाई जहाज नहीं थे, कोई इंटरनेट नहीं था, और ना ही कोई मॉडर्न सुख सुविधाएं थी। कोई सुरक्षित रास्ते भी नहीं थे। वही तो। फिर भी जापान या चीन से बिहार तक का सफर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए करना। रास्ते में बर्फीले पहाड़, घने जंगल और समुद्री तूफानों का सामना करना। और बीमारियों का डर भी तो रहता था। और लुटेरों का भी। फिर भी महीनों या सालों तक सफर करके वो वहां पहुंचते थे। ये उस समय के छात्रों के समर्पण के बारे में क्या बताता है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि वो इतना खतरनाक सफर इसलिए करते थे क्योंकि वो ज्ञान उन्हें अपने देशों में नहीं मिल रहा था। मतलब वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल। नालंदा एशिया का एक ऐसा चौराहा बन चुका था जहां अलग अलग सभ्यताओं के विचार आपस में टकराते थे, नई सोच पैदा होती थी। और ये सब फ्री था ना, मतलब छात्रों के लिए? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक वहां एक साथ रहते थे। रुकिए, 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक? मतलब हर 5 छात्रों पर एक शिक्षक? बिल्कुल। आज की बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा स्टूडेंट टीचर रेशियो मिलना बहुत मुश्किल है। अरे आज तो एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सब का रहना, खाना और यहाँ तक कि कपड़े और दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त थीं। तो फिर इसका खर्च कैसे निकलता था? मतलब इतना बड़ा कैंपस चलाना, वो भी एकदम फ्री। स्रोत बताते हैं कि नालंदा को आसपास के करीब 200 गांवों से रेवेन्यू या टैक्स मिलता था। वहां के लोग अनाज और दूध दान करते थे ताकि विद्वानों को अपना पेट भरने की चिंता ना करनी पड़े। कमाल का सिस्टम था। पूरी सोसाइटी मिलकर उस ज्ञान के केंद्र को सपोर्ट कर रही थी। बिल्कुल, ताकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च पर रहे। तो चलिए अब एक छात्र के नजरिए से सोचते हैं। मान लीजिए कोई छात्र इतना लंबा और मुश्किल सफर करके फाइनली नालंदा पहुंच गया।
तो उसे अंदर कैसा माहौल मिलता था? जब वो वहां पहुंचते थे तो सामने एक विशाल परिसर होता था, सुंदर मंदिर, मार्च क्लासरूम्स और बहुत ही शांत और खूबसूरत बगीचे। लेकिन अंदर जाना इतना आसान नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। एडमिशन बहुत ही मुश्किल था। अंदर आने से पहले छात्रों को बहुत सख्त परीक्षाओं को पास करना होता था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। जब वो वहां पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात एक द्वार पंडित से हुई थी। हाँ, द्वार पंडित। वो कोई आम गार्ड नहीं होते थे, वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान होते थे। मतलब मेन गेट का चौकीदार ही सबसे बड़ा प्रोफेसर था। एक तरह से हाँ, आप उन्हें आज के चीफ एग्जामिनर की तरह देख सकते हैं। वो आने वाले हर नए छात्र से बहुत कड़े सवाल पूछते थे। और वो सवाल किस बारे में होते थे? वो दर्शन शास्त्र, तर्क और अलग-अलग धर्मों से जुड़े सवाल होते थे। वेनसांग लिखते हैं कि बाहर से आने वाले 10 में से करीब 8 या 9 छात्र तो इसी टेस्ट में फेल होकर गेट से ही वापस लौट जाते थे। बाप रे, मतलब सिर्फ 10 या 20% का पासिंग रेट? हाँ, सिर्फ 1 या 2 छात्र ही उन कठिन सवालों का सही जवाब दे पाते थे और अंदर एडमिशन ले पाते थे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। प्राचीन काल के जो धार्मिक केंद्र होते थे, मठ होते थे, वहाँ आमतौर पर सिर्फ धर्म की पढ़ाई होती थी। पूजा पाठ या अध्यात्म सिखाया जाता था। हाँ, ज्यादातर ऐसा ही होता था। लेकिन नालंदा में तो विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और व्याकरण जैसे विषय पढ़ाए जा रहे थे। आर्यभट्ट जैसे महान विद्वानों ने भी तो वहां पढ़ाया था ना? बिल्कुल, आर्यभट्ट वहीं थे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या नालंदा अपने समय के किसी भी मठ से ज्यादा एक मॉडर्न मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी की तरह काम कर रहा था? धर्म के छात्रों को तर्कशास्त्र यानी लॉजिक और गणित पढ़ाने की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। विज्ञान, तर्कशास्त्र और दर्शन का एक साथ पढ़ाया जाना ये साबित करता है कि नालंदा में एक हॉलिस्टिक एजुकेशन यानी समग्र शिक्षा पर जोर था। तो वो चीजों को अलग अलग बॉक्स में नहीं रखते थे? नहीं, उस समय प्राचीन भारत में शास्त्रार्थ यानी डिबेट और चर्चा की बहुत बड़ी परंपरा थी। अगर आपको अपनी बात साबित करनी है तो आपको तर्क और लॉजिक का सहारा लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तो इसीलिए व्याकरण और तर्कशास्त्र जरूरी थे? जी, ताकि आप अपनी बात सही तरीके से रख सकें। बिल्कुल। विज्ञान और भाषा एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक थे। और यही कारण था कि नालंदा ने पूरे एशिया में भारतीय संस्कृति और ज्ञान को इतनी मजबूती से फैलाया। ये तो सच में बहुत एडवांस सोच थी। और अगर वहाँ आर्यभट्ट जैसे लोग थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसका मतलब वहाँ रिसर्च का लेवल बहुत ही ऊंचा था। बहुत ऊंचा। और जब इतने अलग-अलग विषयों पर इतनी गहरी पढ़ाई और रिसर्च होती है तो जाहिर सी बात है कि किताबें भी बहुत सारी चाहिए होंगी। बिल्कुल, और उस समय तो सब कुछ हाथ से लिखा जाता था ना? हाँ, और इसीलिए नालंदा में एक बहुत ही विशाल पुस्तकालय बनाया गया था जिसे धर्मगूंज कहा जाता था। धर्मगूंज, इसका नाम ही कितना शक्तिशाली है। इमारतें बहुत ऊंची थी। हाँ, उनमें से एक इमारत तो 9 मंजिला ऊंची थी। 9 मंजिला? 5वीं और 6वीं शताब्दी में। ये तो सच में इंजीनियरिंग का भी कमाल है। बिल्कुल। और उन ऊंची इमारतों में लाखों किताबें और पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई थीं। और ये सब हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां थीं। मतलब आज तो हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस है, इंटरनेट है, हम एक सेकंड में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उस जमाने में हर एक किताब को ताड़पत्र या भोजपत्र पर बहुत ही बारीकी से हाथ से लिखा जाता था। एक किताब की कॉपी बनाने में ही महीनों या सालों लग जाते थे। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ किताबें नहीं थीं, वो किसी विद्वान की पूरी जिंदगी की मेहनत थी। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, उनमें से कई किताबें ऐसी थीं जिनकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ओरिजिनल कॉपी मौजूद थी, और वो नालंदा में थी। मतलब वो ज्ञान दुनिया में और कहीं था ही नहीं? नहीं, और यही बात इस कहानी को इसके सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ ले जाती है। हाँ, एक ऐसा संस्थान जो ज्ञान और विज्ञान के चरम पर था, वो अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गया? ये 12वीं शताब्दी की बात है, जब तुर्की के सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। खिलजी का आक्रमण? हाँ, उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और उसे पूरी तरह से जला दिया। लेकिन क्यों? मतलब वहां कोई सेना तो थी नहीं, वो तो बस एक यूनिवर्सिटी थी, वहां निहत्थे छात्र और शिक्षक थे। देखिए, जब कोई आक्रामक किसी सभ्यता को जड़ से मिटाना चाहता है तो वो सिर्फ जमीनों पर कब्जा नहीं करता, वो उस सभ्यता के ज्ञान, उसकी पहचान पर हमला करता है। ताकि वो लोग अपने इतिहास और संस्कृति से कट जाएं। बिल्कुल। और खिलजी की सेना ने सिर्फ इमारतों को नहीं जलाया,
उन्होंने हजारों निहत्थे भिक्षुओं और विद्वानों को मार डाला और फिर उन्होंने धर्मगूंज पुस्तकालय में आग लगा दी। और वो आग मैंने पढ़ा है कि किताबें इतनी ज्यादा थीं कि वो आग 1-2 दिन नहीं जली थी। नहीं, वो आग कई महीनों तक जलती रही। महीनों तक? हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ कितनी किताबें रही होंगी कि उन्हें पूरी तरह से जलने में महीनों लग गए। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो ये ऐसा है जैसे आज के समय का कोई बहुत बड़ा ग्लोबल सर्वर क्रैश हो जाए। ग्लोबल सर्वर क्रैश, हाँ, ये एक बहुत सटीक तुलना है। मतलब सोचिए, आज हमारी सारी रिसर्च, सारा डेटा क्लाउड पर है। अगर अचानक दुनिया के सारे सर्वर्स एक साथ क्रैश हो जाएं और उनका कोई बैकअप मौजूद ना हो, और सब कुछ हमेशा के लिए डिलीट हो जाए। बिल्कुल। वो आग सिर्फ एक इमारत का जला नहीं था, वहां सदियों का डेटाबेस डिलीट हो गया, वो भी परमानेंटली। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये केवल एक सैन्य हमला नहीं था, ये शिक्षा और मानव इतिहास के सबसे बड़े नुकसानों में से एक था। इंसानियत का नुकसान था ये। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पीढ़ियों की मेहनत से कमाया गया ज्ञान कितनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है। उन लाखों पांडुलिपियों के साथ साथ गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद के न जाने कितने रहस्य हमेशा के लिए धुएं में उड़ गए। हम तो शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे कि हमने असल में क्या क्या खो दिया। जिन छात्रों ने इतने सालों तक सफर करके वो किताबें लिखी होंगी, वो सब राख बन गया। हाँ, वो ज्ञान कभी वापस नहीं आ सका। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन चर्चा को समेटते हुए आज हम नालंदा को किस तरह याद रखते हैं? आज नालंदा विश्वविद्यालय को भारत की समृद्ध शैक्षिक विरासत और ज्ञान की अहमियत के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। भले ही वो जल गया, लेकिन उसका जो आइडिया था, जो दृष्टिकोण था, वो आज भी जिंदा है। हाँ, और शायद इसीलिए आज भी दुनिया भर में लोग उस जगह को एक तीर्थ की तरह देखते हैं। बिल्कुल, वो खंडर हमें आज भी सिखाते हैं कि ज्ञान की भूख इंसानों को एक साथ ला सकती है। वो चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले चलिए एक कल्पना करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दें। हाँ, बताइए। कल्पना कीजिए, अगर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट न किया होता, अगर वो लाखों किताबें महीनों तक न जली होती, अगर वो सारा ज्ञान बच गया होता, हाँ, अगर वो सारा प्राचीन ज्ञान आज हमारे पास सुरक्षित होता, तो गणित, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र के बारे में आज हमारी समझ कितनी अलग होती। ये तो सच में एक बहुत गहरा सवाल है। मतलब क्या हम विज्ञान में आज से कई 100 साल आगे होते? शायद जो बीमारियां आज लाइलाज हैं, उनका इलाज हमें सदियों पहले मिल चुका होता। बिल्कुल मुमकिन है। ये इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि इंसानी ज्ञान कितना अनमोल है और साथ ही कितना नाजुक भी है। एक पल की हिंसा पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है। सही कहा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो इस भारी लेकिन जरूरी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार किसी और ऐतिहासिक पन्ने को पलटेंगे और गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए सोचते रहिए और ज्ञान को सहेजते रहिए।